नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएफडी प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 9 में देखेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज, यानी कि मोल अंश को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं। इसे हम मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं और इसे हम एक्स से सूचित करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से सूचित करते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, मोल अंश या मोल प्रभाज का परिभाषा बोर्ड पर लिख रहे हैं, लिखेंगे या मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिए, इसका परिभाषा होता क्या है, देखेंगे। लिखेंगे किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल संख्या तथा कुल मोल संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, इसका जो परिभाषा आपका है हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। कह रहे हैं किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल संख्या तथा कुल मोल संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिएगा, अगर हम इसे एक सॉल्यूशन के माध्यम यानी कह रहे किसी बिलियन यानी कि 1 बिलियन के माध्यम से आपको समझाएं तो क्या होगा। देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि किसी बिलियन में, तो देखिए यहाँ पर अगर बोर्ड पे आपको एक सॉल्यूशन के माध्यम से हम समझा रहे हैं इसे, तो देखिए कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पानी और चीनी के मिश्रण से एक आपके पास सॉल्यूशन यानी कि बिलियन बनता है। और इस बिलियन में देखिए, मान लीजिए कि यह बिलियन जो हमारा है इस बर्तन में बना हुआ है और यह बिलियन जो है हमारा पानी और चीनी के मिलने से प्राप्त हुआ है। तो देखिए कह रहे किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव का मोल अंश, यानी मान लीजिए कि इसमें हमारा पानी जो है बिलियन बनाने के लिए आप जानते हैं कि 2 पदार्थों को लगभग हमको मुख्य रूप से 2 पदार्थों की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें कह रहा है देखिए पहला पानी है और दूसरा चीनी है। पानी जो हमारा इसमें है अधिक मात्रा में है और जो चीनी हमारा है वो कम मात्रा में है। यह कम मात्रा में है और पानी जो हमारा है अधिक मात्रा में है। तो आपको देखिए हम बता चुके हैं कि अगर किसी बिलियन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, यानी कि हम इसको तो विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं। और जो विलायक होता है उसको ए से सूचित किया जाता है और जो विलेय हमारा होता है उसको बी से सूचित किया जाता है। यानी कि कह रहा है आपका परिभाषा देखिए
कि किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव का मोल अंश, और आप जानते हैं कि मोल अंश को हम सूचित करते हैं x से, तो x लिख देंगे। अब इस बिलियन में मान लीजिए कि एक अवयव हमारा पानी है और दूसरा अवयव जो है वो हमारा चीनी है। और देखिए पानी जो हमारा यहाँ पे विलय का कार्य कर रहा है और जो चीनी हमारा है वो विलय का कार्य कर रहा है। तो मान लीजिए कि एक अवयव का यहाँ मोल अंश ज्ञात करते हैं, यानी कि पानी का अगर मोल अंश आप ज्ञात करते हैं तो पानी यहाँ पे आपका विलय का कार्य कर रहा है। यानी कि अगर पानी का यहाँ पे देखेंगे मोल अंश, तो मोल अंश को x से सूचित करते हैं और पानी जो यहाँ पे विलय का कार्य करता है यानी कि x a होगा, यानी कि विलय का मोल अंश, यानी कि एक अवयव जो हमारा है पहला उसमें विलय का मोल अंश निकालेंगे, यानी कि विलय का मतलब यहाँ पे होगा आपका पानी, यानी कि पानी का मोल अंश ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है देखिए यहाँ पर कि किसी एक अवयव का अगर मोल अंश ज्ञात करना है आपको, तो उस अवयव के मोलों की संख्या, आप जानते हैं कि मोल संख्या को n से सूचित करते हैं। ये जो हमारा मोल संख्या है इसको हम n से सूचित करते हैं। और देखिए इसका n से सूचित करेंगे तो आप किसका निकाल रहे हैं, विलायक का, यानी कि विलय के लिए a लिखते हैं, यानी कि इसका मोलों की संख्या बराबर हमारा होगा Na, और उसके बाद कर रहता था कुल मोलों की संख्या। तो आप जानते हैं कि कुल मोलों की संख्या जो हमारा होता है Na प्लस Nb होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर x a के निकाले तो यहाँ पे होगा Na प्लस Nb, यानी कि इस सॉल्यूशन में अगर आप यहाँ पे विलायक की मोल अंश निकाल रहे हैं, यानी कि पानी का मोल अंश की गणना कर रहे हैं, तो आपका होगा Na बटा में Na प्लस Nb। दूसरा ठीक हम इसी प्रकार देखेंगे, अगर इसमें आपको मान लीजिए कहेगा कि इस चीनी, यानी कि चीनी जो आपका है वो है विलय है, तो विलय के लिए यहाँ पे XB लिखेंगे और उसके बाद कह रहा है कि उस अवयव की मोल संख्या, किस अवयव की, यानी जिसका हम मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि इसका अगर देखेंगे तो हो जाएगा आपका Nb और बाटा में यानी कुल है तो कुल के लिए Na प्लस Nb होगा। यानी कि आपको इतना समझ में आ रहा है, तो हम इसको मिटाकर इसको फिर से लिख दे रहे हैं। तो देखिएगा इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि सॉल्यूशन आपके पास है, पानी का और चीनी के मिलने से आपके पास बिलियन बन गया, और इस बिलियन में जो आपका पानी है वो विलय का कार्य कर रहा है और चीनी जो है आपका विलय का कार्य कर रहा है। आपको अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो एक बार आप विलय के ज्ञात करिएगा और एक बार विलय का आप ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बिलियन बन रहा है दो पदार्थों के मिलने से बन रहा है, और हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से द्विअंगी बिलियन के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए अगर मोल अंश को यहाँ पे आप जानते हैं कि x से सूचित करते हैं, हम अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोल अंश को x से, यहाँ पर x से सूचित करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन आपका है पानी और चीनी का है और ये आपका विलय का कार्य कर रहा है, ये आपका विलय का कार्य कर रहा है। यानी कि अगर आप x का मतलब आपका होता है मोल अंश, आपको हम देखिए वीडियो नंबर 2 या 3 में हम आपको टोटल को बता चुके हैं कि x क्या है और a क्या है और b क्या है, m क्या होता है। तो अगर उसको आप वह वीडियो आप देखते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा इन सभी बातों में। तो देखेंगे यहाँ पर x का मतलब होता है मोल अंश, और इसमें करें किसी एक अवयव का अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो पहला आपका अवयव अगर इसमें पानी है तो पानी जो आपका है विलय का कार्य करने की a का अगर मोल अंश ज्ञात करेंगे तो करेंगे उस अवयव की मोल संख्या,
यानी मोल संख्या की इसका मतलब होगा Na, यानी कि देखिए इसका अगर आप मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं ए का, तो ए का ही आपका मोल संख्या होगा। और उसके बाद कर रहे कुल मोल संख्या के अनुपात के बराबर होता है, यानी कुल जो मोल संख्या आपका होता है एन बराबर एन ए प्लस एन बी होता है, एन ए प्लस एन बी होता है। यानी कुल मोल संख्या आपका हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, यानी एक अवयव, यानी कि एक अवयव जो हमारा विलायक है उसके लिए हमारा ये हो गया एक्स ए बराबर। अगर आप विलय के लिए देख रहे हैं यानी कि एक्स बी बराबर देख रहे हैं, तो आपका होगा एन बी और बाटा में एन ए प्लस एन बी, यानी 2 यहाँ पे हमारा हो गया। देखिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, आप देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसको लिख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर में कि किसी बिलियन में मोल अंश का मान एक होता है। देखिए अगर आपके पास किसी प्रकार का बिलियन है तो उस बिलियन में आपका जो ये मोल अंश या मोल प्रभाज का वैल्यू होता है वह 1 होता है। देखिएगा यहाँ पे आप जानते हैं कि एक्स ए का मतलब होता है विलय की मोल अंश और एक्स बी का मतलब आपका होता है विलय का मोल अंश, जो इसका वैल्यू होता है 1 होता है। अब आप कहिए 1 होता कैसे है, तो यहाँ देखेंगे कि 1 कैसे होता है। देखिए आप एक्स एक जगह पर लिखे हुए हैं एन ए बाटा में एन ए प्लस एन बी, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स ए के स्थान पर एन ए बाटा में आपका जो है एन ए प्लस एन बी, तो एन बी प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स बी यानी कि विलय की मोल अंश के बराबर आप लिखे हैं इतना, यानी कि लिखे हैं आप एन बी तो एन बी और बाटा में आपका है एन ए तो एन ए प्लस एन बी तो एन बी। देखिए जब हम दोनों को एलसीएम लेंगे इतना और इतना का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो आपका होगा एन ए प्लस एन बी तो एन बी, यानी कि अगर इसका एलसीएम लिए तो एन ए प्लस एन बी आया। तो देखिए इसका जब इससे इसको डिवाइड करें तो कटेगा आपका 1 बार में, और 1 में एन ए से गुना कराएंगे आप तो एन ए होगा, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में होगा, 1 बार में कट जाएगा, फिर 1 से गुना कराएंगे एन बी में तो आपका एन बी होगा। यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर आपका होगा यहाँ पर कि एन ए प्लस एन बी और बाटा में आपका एन ए प्लस एन बी, यानी कि दोनों को जब काट रहे हैं तो आपका वैल्यू आया 1। देखिए किसी बिलियन में मोल अंश का वैल्यू आपका 1 आ गया। आपका दूसरा जो पॉइंट है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए अगर इसका वैल्यू 1 आ गया तो यह तो हमारा अचर पद है, इसलिए इसका कुछ मात्रक नहीं होता है। तो दूसरा जो हमारा है लिखेंगे कि मोल अंश का मात्रक नहीं होता है। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, तो लिख लेंगे कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, कि इसे हम मिटा रहे हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसको हम लिख रहे हैं। देखिएगा तीसरा पॉइंट को ध्यान से आप, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, देखिए तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो मोल अंश होता है, लिख रहे हैं यहाँ पर कि मोल अंश ताप से प्रभावित नहीं
नहीं होता है। मोल अंश जो आपका होता है वह ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद का जो है हम उसको लिख रहे हैं फिर बोर्ड पर। यानी कि आप इतना को स्क्रीनशॉट पहले लीजिएगा, ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटा रहे हैं। देखिएगा, मोल अंश और मोल प्रभाज से रिलेटेड यानी कि संबंधित हम कुछ प्रश्न है जिसको लिख रहे हैं। तो आप देखिएगा बोर्ड पर इसे। पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर 1 नंबर जो आपका प्रश्न है करेगी 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल 180 ग्राम जल में घोला जाता है, तो प्रत्येक अवयव का मूल अंश, प्रत्येक अवयव का मूल अंश निकालें। देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला जाता है। देखिए, इसके पहले जो हम अभी आपको बताए हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाज का जो परिभाषा था कि किसी विलयन में किसी एक अवयव का मोल अंश अगर ज्ञात आपको करना है तो उस अवयव की मोल संख्या और कुल मोल तथा कुल मोल संख्या के अनुपात के वह बराबर होता है। यानी कि देखिए, अभी हम सबसे पहले बनाएंगे कि 98 ग्राम और 180 ग्राम से, यानी कि 180 ग्राम यहाँ पे आपका जल है और इस जल में आपको 90 ग्राम H2SO4 को घोल रहा है। H2SO4 को घोलेगा तो आपका एक सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर। यानी कि 180 ग्राम जल में अगर 90 ग्राम H2SO4 को घोल रहे हैं यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो आपको एक यहाँ पे सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और इस सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि प्रत्येक अवयव का, यानी कि इस सॉल्यूशन में आपका जो अवयव है वह एक अवयव आपका जल है और दूसरा अवयव आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। आपका सल्फ्यूरिक आपका अम्ल है। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि एक अवयव आपका जल है और दूसरा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए, जल जो यहाँ आपका है वह अधिक मात्रा में है तो यह विलायक का कार्य करता है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका विलेय का कार्य करता है। और आप जानते हैं कि अगर हमको विलायक का मोल अंश की गणना करना है तो XA बराबर होता है NA बटा में यहाँ पे NA प्लस NB होता है।
अभी हम फार्मूला को बोर्ड पर लिखे थे। और दूसरा हमारा है एक्स बी को अगर ज्ञात करना है आपको, तो एन बी में एन बी बटा एन ए प्लस एन बी होता है। यानी कि देखिए, अगर पहला अवयव यानी कि विलायक की अगर मोल अंश की गणना करना है तो आपको इस फार्मूला पे कार्य करना पड़ेगा, और विलेय का करना है तो इस फार्मूला पे आपको कार्य करना पड़ेगा। तो देखेंगे हम कि एक्स ए बराबर होता है एन ए बटा में एन ए प्लस में हमारा एन बी। यानी कि अगर इसमें जल का हम निकाले मोल अंश तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगी, एन यानी कि विलायक की मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। और आपको देखिए हम फार्मूला बता चुके हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर कि फार्मूला जो आपको बताए हैं, देखिए अगले वीडियो में बताए हैं आपको कि मोल यानी कि एन बराबर होता है डब्ल्यू बटा एम। यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू जो आपका है वेट है और एम जो आपका है आणविक द्रव्यमान है। अगर यहीं पे आपको एन ए लिख देगा तो इस दोनों में भी हम ए लगा देंगे, यानी कि डब्ल्यू ए बटा में आपका एम ए होगा। यानी कि विलायक की यहाँ पे भार आपका होगा, यानी विलायक का वेट और उसके विलायक का मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। अगर यहीं पे एन बी का बात करें तो आपका होगा डब्ल्यू बी बटा में आपका एम बी। तो देखिए सबसे पहले हमारा एन ए ज्ञात करना है, तो एन ए ज्ञात करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जल यानी कि H2O का द्रव्यमान, जिसे हम कह सकते हैं कि WA का हमारा द्रव्यमान दिया हुआ है 180 ग्राम। और यहाँ पे देखिए H2 यानी कि जल, जिसे H2O का अगर आणविक द्रव्यमान देखेंगे, आणविक द्रव्यमान देखेंगे यानी कि आपका एम, अगर एम ए देखा जाए तो आपका होगा H2O का, H का होगा हाइड्रोजन का 1, कह रहा है कि 2 बार है तो 2 से गुना करा देंगे, और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि एम ए बराबर आपका होगा 16 और 2 18 हो जाएगा। यानी कि एम ए का वैल्यू आपका 18 आ गया और डब्ल्यू ए का वैल्यू इतना आ गया। यानी कि अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर एन ए, तो एन ए बराबर देखिए फार्मूला हम लिखेंगे कि डब्ल्यू ए बटा में एम ए, तो लिखेंगे डब्ल्यू ए और बटा में एम ए। देखिए यहाँ पे एन ए बराबर आपका हो जाएगा, डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 180 और उसके बाद इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 18, यानी कि एन ए बराबर आपका इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। यानी कि एन ए का वैल्यू आपका 10 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे एन ए का वैल्यू हमारा निकल गया, तो यानी कि एन ए का यहाँ भी वैल्यू निकला। अब एन बी का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि देखिए एन बी का वैल्यू जो आपका है, यानी लिखेंगे यहाँ पर एन बी, यानी कि बी यानी विलायक का, विलेय का आपका कार्य कर रहा है H2SO4, यानी लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा 98 ग्राम है, यहाँ पे 90 ग्राम लिखा गया है, तो यहाँ पे आप 98 बना लीजिएगा। यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि विलेय नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि H2SO4 का द्रव्यमान, यानी कि आपका होगा डब्ल्यू बी जो आपका दिया हुआ है 98 ग्राम है। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर कि एम बी बराबर आपका होगा H2 का, यानी H का हाइड्रोजन का 1 होगा, कह रहा है 2 बार तो 2 से गुना। उसके बाद सल्फर का आपका होता है 32, ऑक्सीजन का आपका होगा 16 और 4 बार करें तो 4 से गुना कराएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 2 + 32 + 64। टोटल को आप अगर ऐड कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा एम बी बराबर 98, यानी कि 98। तो अगर यहाँ पे देखिएगा,
अगर आप यहाँ पे एक्स बी यानी कि एन ए का वैल्यू आ गया, अगर आपको एन बी का वैल्यू ज्ञात करना है तो एन बी बराबर आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी बाटा में आपका हो जाएगा एम बी। लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डब्ल्यू बी का आपका वैल्यू दिया हुआ है 98 ग्राम और एम बी का भी वैल्यू आपका 98, दोनों को जब डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एन बी बराबर आ जाएगा 1। यानी कि एन ए का वैल्यू आपका दे दिया और उसके बाद एन बी का भी आपको वैल्यू दे दिया है, तो आपको अब ज्ञात करना है केवल एक्स ए और एक्स बी। तो देखिए हम इसे मिटा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमको इसको आवश्यकता नहीं, इसको समझाने के लिए हम लिखे थे। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा है देखिए इसका ही पार्ट है, तो इसलिए इसे हम लिख दे रहे हैं कि इससे पता आपको चलेगा। ऐसे लिख दे रहे हैं, इधर का पार्ट है, इसको मिटा दे रहे हैं कि एन बी का जो आपका वैल्यू है इधर दिया हुआ है। देखिए अब हम कर रहे हैं प्रत्येक अवयव का, यानी कि एक्स ए का अगर मोल अंश निकालेंगे तो एक्स ए का मोल अंश बराबर होता है हमारा एन ए बाटा में एन ए प्लस एन बी। मान को केवल अब पुट करेंगे, मान हमारा कह क्या रहा है, देखिएगा एन ए का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो एन ए का वैल्यू आपका 10 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10, बाटा है तो बाटा देंगे। कह रहा है फिर एन ए प्लस एन बी यानी कि 10 प्लस 1, एन बी का वैल्यू आपका 1 है तो 1 लिख लेंगे, यानी बराबर आपका हो जाएगा 10 बाटा 11। अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव देंगे तो एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य आएगा यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 11 नवा 99 और उसके बचेगा उसमें एक, फिर 10 होगा यानी कि 0 और उसके बाद फिर 11 नवा 99 यानी कि 0.909, यानी कि आपका एक्स ए का वैल्यू जो है आ गया आपका 0.909। अब देखिए अगर यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आप एक्स बी का वैल्यू देख रहे हैं तो होता है यहाँ पर कि एन बी बाटा में एन ए प्लस एन बी। देखिए वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, एन बी का जो वैल्यू आपका है वो आपका वैल्यू है 1, तो 1 लिख लेंगे और बाटा में आपका कह रहा है कि एन ए प्लस एन बी, यानी कि एन ए का वैल्यू आपका 10 है और एन बी का वैल्यू आपका 1 है, यानी कि आप ऐड करेंगे तो होगा 1/11, यानी कि इसको जब डिवाइड आप करिएगा तो आपका होगा, अगर यहाँ पे एक दशमलव देंगे तो शून्य आएगा यानी कि 0.0, तो आपका 100 होगा और यहाँ पे होगा 11 नवा 99, यानी कि फिर बचा आपका एक 0 देंगे यानी फिर आपका हो जाएगा 0 और फिर आपका 9 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है आपका 0.909, इसका वैल्यू है 0.0909, यानी कि आपका एक्स बी का जो वैल्यू आया 0.0909 आ गया, यानी कि आपका इसका वैल्यू भी आ गया। तो देखिएगा आपका प्रत्येक अवयव यानी कि इस बिलियन में आपका 2 अवयव था, एक अवयव आपका पानी था और दूसरा अवयव जो हमारा H2SO4 था। H2SO4 तो जब हमारा जो था वो विलेय का कार्य कर रहा था और ये हमारा जो जल था वो विलायक का कार्य कर रहा था। तो देखिए विलायक का भी, यहाँ पे विलायक का भी मोल अंश ज्ञात हो गया, एक्स का मतलब मोल अंश, यानी विलायक का भी मोल अंश आपको ज्ञात हो गया और एक्स भी मतलब विलेय, विलेय का भी आपका मोल अंश ज्ञात हो गया। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लिख रहे हैं। ले लिए आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे।
देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह हमारा है 1 बिलियन में, लिखेंगे यहाँ पर कि 1 बिलियन में बेंजीन 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला है तो बेंजीन का मोल अंश का गणना करें। देखिएगा सबसे पहले हम इस प्रश्न में समझेंगे कि यह प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है यह प्रश्न कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 30 द्रव्यमान प्रतिशत है। देखिए जब हम आपको द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए हैं कि 100 ग्राम में जो विलेय पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यानी 100 ग्राम अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें जो आपका विलेय पदार्थ घुला होता है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे आपका करें कि 30 द्रव्यमान प्रतिशत है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है तो बेंजीन का मोल अंश निकालें। यानी कि इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत है, यहाँ पे आप 1000 ग्राम का भी ले सकते हैं, उससे भी आपका मान में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि 100 ग्राम के आपके पास सॉल्यूशन है और उस 100 ग्राम में आपका 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन है। यानी कि 100 ग्राम का अगर आप 30% देख रहे हैं तो 30% आपका 30 ग्राम होगा। यानी कि 100 ग्राम का 30% आपका 30 ग्राम होता है और यह 30 ग्राम जो आपका है C6H6 है, यानी कि बेंजीन है। और उसके बाद अगर आपका 100 ग्राम में आपका 30 ग्राम आपका बेंजीन हो गया तो शेष जो बचेगा आपका वह आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। यानी कि 100 ग्राम में से आप 30 ग्राम को अगर घटाएंगे तो आपका बचेगा 70 ग्राम। यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा आपका 70 ग्राम होगा, यानी कि CCl जो 4 होगा हमारा वह 70 ग्राम होगा। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि बताइए आप कि यहाँ पे बेंजीन का मोल अंश क्या होगा। यानी कि बेंजीन यहाँ पे जो है आपका कम मात्रा में है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड से बेंजीन आपका कम मात्रा में है, इसलिए आपको बेंजीन के बराबर लेने कम मात्रा में है तो विलेय होगा, यानी कि XB होगा। और XB बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला कि NB बटा में Na प्लस NB होता है। तो हम इसी फॉर्मूला पर कार्य करेंगे, केवल यह आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है तो लिखेंगे कि बेंजीन, देखिए इसमें आपका बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है तो लिखेंगे कि बेंजीन का, यानी बेंजीन का मतलब होगा C6H6 का आपका द्रव्यमान जो है वह देखिए यहाँ पे 30 ग्राम है तो लिख लेंगे कि 30 ग्राम आपका है। और यहाँ पे लिखिए कि बेंजीन का, यानी कि बेंजीन का मतलब होगा C6H6 का आणविक
आणविक जो द्रव्यमान आपका होगा वह आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे लिख लीजिएगा, द्रव्यमान कह रहा है यानी कि WB ये हमारा है आपका 30 ग्राम। और ये आपका जो होगा MB जो दिया है MB उसको निकालेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखिए बेंजीन कह रहा है C6, यहाँ पे कह रहा है C6 यानी कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और 6 12 तो 6 से गुना कराएंगे और प्लस कह रहा है कि H, तो H का होता है 1 और वो भी 6 12 तो 6 से गुना कराएंगे, यानी कि MB बराबर आपका हो जाएगा 12 में 6 से गुना तो 72 और प्लस 6 यानी कि MB के बराबर होगा 78। MB बराबर आपका 78 आ गया। अगर आप इसमें निकालना चाहते हैं, अगर आप NB निकालना चाहते हैं NB, तो NB का बराबर फार्मूला आपका है WB, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि NB बराबर आपका होगा WB बटा में MB। देखिए हमारे पास बोर्ड पर जगह कम होने के कारण हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो आप लोग इस प्रकार नहीं लिखेंगे, आप लोग पहले इसको लिखेंगे, दूसरा बार में इसको लिखेंगे, उसके बाद ठीक इसके नीचे इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बराबर में दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ऐसे बराबर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास तो जगह की कमी है, जिसके कारण हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। आप लोग देखिए इसको लिखकर फिर इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे यहाँ वाला जो हम बात लिख रहे हैं उसको लिखिएगा, फिर यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे, ऐसे आप लोग लिखेंगे। यानी कि WB का आपका वैल्यू जो है वह दिया गया है 30, तो 30 लिख लेंगे और यहाँ पे MB का जो वैल्यू आपका है 78 है तो 78 लिख लेंगे। अगर इसको आप कुल मिलाकर अगर आप भाग देंगे 78 से 30 में तो आपका आ जाएगा 0.384। यह आपका हो गया कि NB का आपका जो वैल्यू है वो आपका 0.384 आ रहा है, तो 384 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो आपका है Na अगर निकालना है तो Na को निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या है, तो यानी लिखेंगे यहाँ पर कि कार्बन टेट्राइन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसे हमारे पास जगह की कमी है, यानी CCl4 का द्रव्यमान यानी कि आपका WA या अधिक मात्रा में इसे विलाय कहेंगे तो हो जाएगा। कार्बन का होता है 12 और उसके प्लस क्लोरीन का हुआ 35.5 और गुना 4, यानी 12 प्लस 5 का 20 का 0, 5 का 20 का 2 22 का 2 और यहाँ पे होगा 4 3 12 2 14 यानी 142 आ जाएगा। 142 और 12 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 154, यानी कि WA का जो आपका वैल्यू हो गया 154 आ गया। यहाँ पर WA आ गया 154, यानी कि CCl4 का आणविक द्रव्यमान अगर देखेंगे, आणविक अगर द्रव्यमान देखेंगे जिसे हम कहते हैं MA, तो MA अगर देख रहे हैं आप तो हो जाएगा आपका, देखिएगा सॉरी यहाँ पे आप गलती हुआ है, इसका आणविक द्रव्यमान आपका 154 दिया हुआ है और उसके बाद इसका जो हमारा है, इसका जो द्रव्यमान आपका है दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 ग्राम, तो लिखेंगे यहाँ पे 70 ग्राम। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका 154 हो जाएगा, इसको निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, यानी लिखेंगे CCl4 का आणविक द्रव्यमान यानी कि MA बराबर आपका हो जाएगा कार्बन का 12 और प्लस तो प्लस 35.5 और गुना 4 तो 4, यानी अभी आपको किए यहाँ पे तो हुआ है 12 प्लस 142, यानी सबको ऐड किए हैं तो हुआ है आपका 154, यानी 154 लिख लेंगे। अब देखिए हम इस साइड वाले को मिटा रहे हैं इधर। अब पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है कि XB यानी कि बेंजीन, B यानी कि विलेय होगा, विलेय कार्य यहाँ पे बेंजीन कर रहा है, यानी जब विलेय का आपका मोल अंश पूछ रहा है तो होगा आपका NB बटा में Na प्लस NB। अब यहाँ पे देखिएगा लिख लेंगे वैल्यू केवल कि XB बराबर जो आपका है NB का वैल्यू दिया हुआ है,
एनबी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.384, तो 384। ये एनए का वैल्यू अभी नहीं निकाले तो लिख लेंगे यहाँ पर इस साइड में एन ए बराबर आपका होगा डब्ल्यू ए बटा में एम ए। तो डब्ल्यू ए का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ है 70 ग्राम, तो 70 ग्राम है। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 154, तो 154, यानी जब 70 में 154 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 0.454, यानी कि देखिए इसका भी वैल्यू आपको मिल गया। एनए का वैल्यू आया हुआ है 0.454 और उसके बाद एनबी इसका वैल्यू जो है इसका एनबी का इसका 0.384 है, यानी कि जब ऐड करिएगा आपका तो होगा 0.384। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 आपका हो जाएगा 8, 5 8 13 के 3, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, दशमलव तो दशमलव, जीरो तो जीरो। देखिएगा दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है, तो 3 को यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, इधर भी 3 को जीरो, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 384 और बाटा में आपका हो जाएगा 834। जब इसको आप भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 0 पॉइंट, आपका आ जाएगा 0 आपका आएगा 0.458 आ जाएगा, यानी कि एक्सबी का जो वैल्यू आपका है 0.458 आ रहा है। एक्सबी का जो आपका वैल्यू है 0.458 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इतना को स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसे हम लिख रहे हैं। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिएगा प्रश्न जो अगला है हमारा, कह रहा है कि H2SO4 के जलीय H2SO4 के जलीय विलयन में H2SO4 का मोल अंश 0.04 है, तो H2O का मोल अंश, तो H2O का मोल अंश क्या होगा? तो H2O का मोल अंश क्या होगा? देखिएगा इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। कह रहा है कि H2SO4 के जलीय विलयन में H2SO4 का जलीय विलयन है जिसमें H2SO4 का मोल अंश 0.04 दिया है, यानी कि देखिए जो यह सॉल्यूशन आपका बना हुआ है यह आपका सॉल्यूशन H2SO4 और उसके बाद जल से मिलकर यह आपका एक सॉल्यूशन बना रहा है, यानी कि आपका एक विलयन बन रहा है। यहाँ पर H2SO4 और जल आपस में जब मिल रहा है तो आपका एक यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है। अब इस H2SO4 का जो हमारा मोल अंश दिया है वो दे दिया है आपका 0 यानी कि जलीय विलयन जब आपका है इसमें तो H2 यानी कि जो पानी हमारा होता है वह मुख्य रूप से विलायक का कार्य करता है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा है यहाँ पे विलेय का कार्य कर रहा है, यानी कि आपका XB का वैल्यू जो आपका है
यानी विलेय का मोल अंश यानी कि H2SO4 का मोल अंश आपको दिया है 0.04 दिया है। और प्लस यहाँ पे देखिए इसका जो है यानी कि XA का पूछ रहा है आपसे। और आप जानते हैं अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि H2SO4 यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि H2SO4 यानी कि ये हमारा हो गया H2SO4 का मोल अंश। तो लिखेंगे यहाँ पर मोल अंश यानी कि XB बराबर आपको दिया हुआ है 0.04 और उसके बाद H2O का मोल अंश। देखिए यहाँ पे मोल अंश लिख रहे हैं, आप मोल प्रभाज भी लिख सकते हैं। आप अगर मोल अंश लिखे या मोल प्रभाज लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि XA बराबर आपको वाट दिया है। और आप जानते हैं कि हमारा XA यानी कि विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश वह 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे XA का आपसे वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे XB का जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 0.04 बराबर 1 या प्लस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस 0.04 आ गया। अगर इसको आप घटा रहे हैं यानी कि अगर इसको आप घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, यानी कि ऐसे लिख देंगे 1.00 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0.04 है तो 0.4 यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा और उसके बाद 0 तो 0, यानी कि XA बराबर जो आपका होगा 0.96 हो जाएगा। यानी कि XA यानी कि आपका H2O का जो मोल अंश है, यहाँ पे H2O का मोल अंश यानी कि लिख लेंगे कि आपका जो H2O का मोल अंश है यानी कि H2O का मोल अंश जो आपका है मोल अंश जिसे आप XA कहते हैं 0.96। आप इतना कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हमको यहाँ पे समस्या है, तो हम उस टॉपिक को फिर से चर्चा करेंगे और उस टॉपिक को हम फिर से देखेंगे।